छात्रों, हमने आपसे देखो पहले जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आपसे जो चर्चा करी थी वो करी थी बजट निर्माण की प्रक्रिया। और जो ये आपका जो टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर, और जो पेपर का नाम है उसका नाम है भारत में लोक प्रशासन। आपका जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है उसका नाम है भारत में लोक प्रशासन। और जो हम प्रकरण यानी प्रकरण पर जो चर्चा कर रहे हैं, प्रकरण जो टॉपिक है वाला वो है भारत बजट निर्माण। तो हमने पिछले एक वीडियो में भी आपको भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया, परंतु ये बड़ा प्रश्न होने के कारण इसको हम दूसरे वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाना चाह रहे हैं। तो देखो कि बजट का जो निर्माण होता है, बजट का जो निर्माण होता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। और ये जो बजट है वो आगामी वित्तीय वर्ष के 7 से 8 माह पहले ही वित्त मंत्रालय के द्वारा समस्त विभागों और मंत्रालयों को एक प्रपत्र भेजा जाता है, जिसमें समस्त विभाग और मंत्रालय उस प्रपत्र को भर करके, है कि नहीं, और किसको देते? वित्त मंत्रालय को देते हैं। किसको देते हैं? वित्त मंत्रालय। तो जो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो प्रपत्र दिया जाता है मंत्रालयों को, वो क्या करते हैं, जो प्रशासनिक जो विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उस प्रपत्र की प्रतिलिपियां भेज देते हैं। और प्रतिलिपियां भेजने के बाद फिर जो अधीनस्थ जो कार्यालय होते हैं अपने वेतन वृद्धि जो भी कार्य योजना उनका उसमें विवरण भर करके अपने जो उच्च स्तरीय जो विभाग होता है उसके यानी विभाग अध्यक्ष के पास भेज देते हैं। और जो विभाग अध्यक्ष होता है उस प्रपत्रों को भर करके नवंबर माह में किसको दे देता है? वित्त मंत्रालय। फिर वो प्रपत्र वित्त मंत्रालय के पास आ जाते हैं। किसके पास आ जाते हैं? वित्त मंत्रालय के पास। फिर वित्त मंत्रालय उन प्रपत्रों की नवंबर मास में क्या करता है? बारीकी से अध्ययन करता है। बारीकी से क्या करता है? अध्ययन करता है। और बारीकी से अध्ययन करने के बाद उसमें उसका जो सहयोग करता है वो करता है महालेखाकार। कौन करते हैं? महालेखाकार विभाग उसका क्या करता है? सहयोग करता है। इस तरीके से उसमें जो होते हैं अनुमानित आंकड़े होते हैं। उसमें क्या होते हैं? अनुमानित आंकड़े होते हैं, उनको एकत्रित कर जाता है। और उनको जो सहयोग करता है वो महालेखाकार भी, उनका कार्यालय भी उसकी क्या करता है? सहायता करता है। और नवंबर माह में वित्त मंत्रालय प्रत्येक विभाग के अनुमानों का परीक्षण करने के बाद उसमें सरकार की नीति नियम कार्यकुशलता को क्या रखता है? ध्यान में रखता है। सरकार की नीति एवं कार्यकुशलता को क्या रखता है? ध्यान में रखता है। और सभी विभागों के बजट अनुमानों को सामान्यतः 3 भागों में विभक्त कर लिया जाता है। कितने भागों में विभक्त कर लिया जाता है? 3 भागों में। और जो वो 3 विभाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्थायी प्रभार। एक तो क्या होता है? स्थायी प्रभार। स्थायी प्रभार यानी खर्च। ये जो दूसरा होता है उसमें होता है, जो दूसरा होता है उसमें क्या होता है? प्रवर्तित कार्यक्रम। प्रवर्तित कार्यक्रम या योजना। प्रवर्तित कार्यक्रम या योजना। कौन कौन सी योजना है? योजना। और जो तीसरा होता है उसको वित्त मंत्रालय 3 भागों में विभक्त कर लेता है नहीं। और जो तीसरा होते हैं नए कार्यक्रम। इसी तरीके से वित्त मंत्रालय उन अनुमानित आंकड़ों को 3 भागों में क्या कर लेता है? विभाजित कर लेता है। स्थायी प्रवाह यानी व्यय, प्रवर्तित कार्यक्रम यानी योजनाएं, और तीसरा होता है नए कार्यक्रम। इस तरीके से और जो वित्त विभाग होता है वो इनको तीनों में विभाजित करने के बाद, 3 भागों में विभाजित करने के बाद फिर क्या हो जाता है? वो तैयार हो जाता है। फिर सभी विभागों के व्यय अनुमानों को एकत्र करने के बाद वित्त मंत्रालय आय के स्रोतों यानी राजस्व प्राप्ति के संबंध में विचार शुरू करता है कि भाई हमारे पास कौन कौन से आय के स्रोत हैं, कितना हमारे पास राजस्व एकत्रित हुआ है, उन पर विचार विमर्श करता है।
फिर प्रतिवर्ष बजट का आकार वृद्धि करना, फिर प्रतिवर्ष बजट का क्या करता है, आकार तैयार करता है। आय के स्रोत भी बढ़ाने आवश्यक होते हैं, नए करों का प्रस्ताव तथा प्रचलित करों में वृद्धि या कमी। प्रचलित जो चल रहे हैं कर उनमें वृद्धि या कमी का निर्णय मंत्री परिषद करती है। कौन करती है, मंत्री परिषद करती है, जिनका ब्यौरा वित्त मंत्रालय तैयार करता है। जो वही नए टैक्स लगेंगे या जो पुराने टैक्स उनमें वृद्धि होगी या उनमें कोई कटौती होगी, इस तरह का जो तैयार करता है वो कौन करता है, मंत्री परिषद करती है। परंतु इन चीज़ों का जो ब्यौरा जो तैयार करती है, इन चीज़ों का जो ब्यौरा तैयार करता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। फिर वित्त मंत्री बजट को अंतिम रूप देता है। फिर जो वित्त मंत्री होता है वो बजट को क्या देता है, अंतिम रूप देता है। देने से पूर्व औद्योगिक व्यापारिक, अंतिम रूप देने से पहले औद्योगिक व्यापारिक तथा अन्य वित्तीय संगठनों से विचार विमर्श भी करता है। जो वित्त मंत्री है उसको बजट को अंतिम रूप देने से पहले औद्योगिक, आर्थिक, व्यापारिक और जो वित्तीय संगठन होते हैं उन सबसे पहले क्या करता है, चर्चा करता है, विचार विमर्श करता है, और चर्चा करने के बाद फिर वो वित्त को क्या, बजट को अंतिम रूप दे देता है। इस तरीके से वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। अब वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट पास करने के बाद, तैयार करने के बाद फिर वो कहा जाता है मंत्री परिषद की स्वीकृति के, फिर वो कहा जाता है मंत्री परिषद की स्वीकृति के लिए। अब फिर जो दूसरा जो पॉइंट चलता है वो क्या चलता है कि मंत्री परिषद की स्वीकृति। दूसरा पॉइंट जो होता है वो है मंत्री परिषद की स्वीकृति, यानी मंत्री परिषद की स्वीकृति मिलती है। अब मंत्री परिषद की स्वीकृति कैसे होती है, देखो, वित्त मंत्रालय द्वारा बजट अनुमानों के प्रत्येक भाग पर मंत्री परिषद में चर्चा होती है। वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार बजट के अनुमानों पर, है कि नहीं, मदों पर मंत्री परिषद में क्या होती है, चर्चा होती है। मंत्री परिषद क्या करती है, इस पर चर्चा करती है। किस पर, बजट पर। बजट पर मंत्री परिषद प्रत्येक भाग या मदों पर क्या करती है, चर्चा करती है। चर्चा वित्त मंत्री बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल रहता है, क्योंकि जो वित्त मंत्री होता है ना वो बजट निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है, शामिल होता है, क्योंकि वित्त मंत्री के नियंत्रण में ही, निर्देशन में तो बजट तैयार किया जाता है। फिर प्रत्येक बिंदु पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करता है। कौन, वित्त मंत्री। जो भी अपने विचार होता है उनको वो क्या करता है, प्रस्तुत करता है मंत्री परिषद। जो सत्तारूढ़ जो राजनीतिक दल होता है, यानी जो सरकार होती है, अपनी नीतियों, कार्यक्रमों एवं पंचवर्षीय योजनाओं, अपनी नीतियों, कार्यक्रमों एवं अपनी पंचवर्षीय योजनाओं तथा जन समस्याओं के अनुरूप, यानी जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप बजट के अनुमानों, बजट के आए हुए अनुमानों तथा नए कार्यक्रमों का वर्णन करता है। कौन करता है, वित्त मंत्री करता है। फिर संसद में बजट प्रस्तुत करने से पूर्व उसके 2 विवरण पत्रों में उसको क्या कर लिया जाता है, विभक्त कर लिया जाता है। यानी मंत्री परिषद की प्रत्येक भाग पर गहनता से अध्ययन करती है, और जिस राजनीतिक दल की जो सरकार होती है वो अपनी नीति, कार्यक्रम, योजनाओं और जो लोगों की जो आवश्यक समस्याएं होती हैं उन पर चर्चा करने के बाद मंत्री परिषद क्या करता है, उस बजट को अनुमति यानी स्वीकृति दे देता है। कौन दे देती है, मंत्री परिषद बजट को क्या दे देती है, स्वीकृति दे देती है। कहीं भी उसमें कोई कटौती या बढ़ोतरी करनी होती है तो मंत्री परिषद के परामर्श से उस पर वित्त मंत्री कर लेता है। ये तो होगा इस तरीके से। अब संसद में बजट को रखने से पहले उस बजट के 2 भाग कर लिए जाते हैं, यानी 2 विवरण पत्रों में उसको विभाजित कर लिया जाता है। और जो वे होते हैं, एक होता है वार्षिक वित्तीय, एक होता है
वार्षिक वित्तीय पत्र, वार्षिक वित्तीय पत्र, एक तो इस प्रकार लेते हैं। और जो दूसरा होता है वो एक होता है अनुदानों की मांग। एक तो होता है क्या होती है, अनुदानों की मांग। इस तरीके से मंत्रिपरिषद के द्वारा बजट को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। फिर बजट मंत्रिपरिषद के द्वारा जब बजट की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, फिर बजट की स्वीकृति करने के बाद फिर क्या होता है, देखिए बजट की स्वीकृति। अब बजट की जो स्वीकृति होती है तो इसमें क्या है, सरकारी कार्यालय, विभागों, वित्त मंत्रालय, मंत्रिपरिषद के हाथों से होता हुआ बजट विधानमंडल यानी व्यवस्थापिका में जाता है। यानी मंत्रिपरिषद की स्वीकृति होने के बाद जो बजट है वो किस में प्रस्तुत किया जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें प्रस्तुत किया जाता है, संसद में या राज्य विधानमंडलों में उसे प्रस्तुत किया जाता है। यानी कहने को लगे कि उसको विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। और जो उसकी जो बजट में को जो रखता है, बजट की फरवरी माह में आता है। संसद में कब रखा जाता है, फरवरी माह में। फरवरी माह में कभी भी रखा जा सकता है। देखो पहले तो ऐसा था कांग्रेस की सरकार में, जो फरवरी के लास्ट सप्ताह में शाम को 5:30 बजे रखा जाता है, या उसको कभी रख सकता है। परंतु ऐसा जो भारत का जो वित्तीय जो बजट आता है वो फरवरी माह में आता है। वो फरवरी के माह के प्रथम सप्ताह में भी आ सकता है, मध्य सप्ताह में भी आ सकता है, और या लास्ट वाले सप्ताह में भी रखा जाता है। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से बजट को कब रखा जाए। अच्छा, फिर बजट को वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है। किसके द्वारा रखा जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा। फिर उस बजट को संसद में रखने के बाद संसद में रखा जाता है। फिर संसद में तो जब रखता है तो फिर उसमें क्या होता है कि जो संविधान में निम्न प्रावधान है, बजट का अनुमान मांग पर कार्यपालक राष्ट्रपति की अनुशंसा होती है। कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना समक्ष नहीं रखा जाएगा। यानी जो बजट है राष्ट्रपति की बिना अनुमति के संसद में नहीं रखा जाता है, ये प्रावधान है। व्यवस्थापिका को किसी भी कर लगाने या कमी करने या समाप्त करने का अधिकार है। उसको क्या है, संसद में वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट रखा जाता है वो राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाता है। और इस बात की पुष्टि कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ये कहता है कि भाई ये आज बजट है, ये वित्तीय विधेयक है या धन विधेयक है। इसकी घोषणा कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा स्पीकर के बाद फिर बजट पढ़ना शुरू कौन करता है, वित्त मंत्री करता है। कौन करता है, वित्त मंत्री करता है। बजट पर फिर चर्चा होती है। फिर कोई भी विधेयक जो आता है संसद में रखा, उस पर फिर बजट के अनुदानों से प्रत्येक मांग पर होती है। कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति की बिना अनुमति के नहीं रखा जाता है। व्यवस्थापिका में किसी भी कर में कटौती कर सकती है, बढ़ोतरी कर सकती है या उसे समाप्त कर सकती है। ये अधिकार किसके पास है, व्यवस्थापिका के पास, यानी संसद के पास है। भारत में संचित निधि से संबंधित भारित व्यय पर संसद में बहस हो सकती है। क्या हो सकती है, बहस हो सकती है। वित्त विधेयक या धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अधिक अधिकार प्राप्त है। धन विधेयक या वित्त विधेयक पर जो सबसे ज्यादा जो अधिकार प्राप्त है वो किसको है, लोकसभा को। किसको है, लोकसभा को। दोनों विधेयक पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। दोनों सदनों में से जो वित्त विधेयक होता है या जो धन विधेयक होता है, बजट जो होता है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, नहीं कि राज्यसभा। सबसे पहले कहाँ पर आएगा, लोकसभा में, और लोकसभा में पारित होने के बाद फिर वो कहा जाता है राज्यसभा में जाता है। कहा जाता है राज्यसभा। और राज्यसभा वित्त विधेयकों को 14 दिन में लौटाना पड़ता है। राज्यसभा को जो वो विधेयक बजट है, जो वित्त विधेयक है, वो कितने दिन में लौटाना पड़ता है, 14 दिन में लौटाना पड़ता है। अब आप देखिए कैसे, यानी संसद में रखा जाता है, यानी व्यवस्थापिका में प्रस्तुतिकरण। बजट का जो दूसरी पॉइंट में अगला, बजट का या बजट को विधानमंडल
विधान मंडल में प्रस्तुति कहने का मतलब यह है कि जो बजट को जब मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिल जाती है तब उसे संसद में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? विधानमंडल, व्यवस्था के काम में। और जो वो आता है बजट कब पारित कब रखा जाता है? फरवरी में। कब रखा जाता है? फरवरी माह में उस बजट को रखता है। और संसद में कौन रखता है? वित्त मंत्री। कौन रखता है? वित्त मंत्री। परंतु राष्ट्रपति की जो व्यवस्थापिका में जो बजट रखा जाता है वो राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाता है। दूसरी बात, इस बात की धन विधेयक या वित्त विधेयक, इस बात की घोषणा कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। क्योंकि संसद में जब वित्त विधेयक को रखते हैं यानी बजट को रखते हैं तो वो सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। व्यवस्थापिका को ये पूर्ण अधिकार है को किसी भी तरीके के अनुदान मांगों में कटौती या वृद्धि कर सकती है। संसद यानी व्यवस्थापिका ही किसी भी कर को समाप्त कर सकती है, किसी भी कर में वृद्धि कर सकती है या किसी भी कर में कटौती कर सकती है। ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास। ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद ही करती है। अच्छा, इसमें एक और बात बताता हूँ, जो बजट होता है वो संसद में आता है, धन विधेयक या वित्त विधेयक होता है वो लोकसभा में आता है। और जो लोकसभा के पास जो अधिकार है वो राज्यसभा से ज्यादा है। किसके बारे में? वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में जो अधिकार है वो सबसे ज्यादा किसके पास है? लोकसभा बजाय राज्यसभा। और जो राज्यसभा है उस विधेयक को अपने पास कितने दिन रख सकती है? 14 दिन। 14 दिन के बाद उसे क्या करना पड़ता है? लोकसभा को लौटाना पड़ता है, नहीं तो वो स्वतः ही अपने आप पारित हो जाता है। फिर लोकसभा में जो पारित राज्य संसद में पारित होने के बाद फिर वो जो विधेयक है उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है। फिर बजट पर लोकसभा फिर सब आगे होती है सामान्य चर्चा। उस पर चर्चा कैसे होती है देखिए, बजट पर सामान्य चर्चा। अगले जो है वो है बजट पर सामान्य चर्चा। बजट पर सामान्य चर्चा। बजट पर सामान्य चर्चा। बजट पर सामान्य चर्चा होती है। जैसे तुम देखिए क्या होता है, बजट प्रस्तुत होने के 1-2 दिन बाद, बजट प्रस्तुत होने के 1-2 दिन बाद यानी वित्त मंत्री के द्वारा बजट पढ़ने के 1-2 दिन बाद दोनों सदनों में बजट के प्रावधानों, नीतियों है कि नहीं के पूर्वों पर सामान्य चर्चा होती है। बजट के प्रावधानों, नीतियों और व्यय पर क्या होती है? सामान्य चर्चा होती है। क्या होती है? सामान्य चर्चा होती है। लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। चर्चा के समय कोई भी प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता है और नहीं मतदान हो सकता है। और नहीं क्या हो सकता है? मतदान हो सकता है। और बजट पर चर्चा प्राय 2 से 3 दिन से 1 सप्ताह तक का समय लगता है। बजट पर जो सामान्य जो चर्चा होती है उसमें 2 से 3 दिन या 1 सप्ताह तक का समय लग सकता है। 2 से 3 दिन या 1 सप्ताह तक का क्या लग सकता है? समय लग सकता है। अंत में जो वित्त मंत्री होता है, अंत में वित्त मंत्री उनका संक्षिप्त क्या देता है? उत्तर देता है। जब लोकसभा में जब सामान्य चर्चा होती है, जब उस पर सामान्य जब चर्चा होती है तो वो चर्चा जो होती है वो नीति, कार्यक्रम और व्ययों के भार पर होती है। और उस समय जब सामान्य जब चर्चा होती है उसमें किसी समय किसी भी तरह का प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। और जो बजट उस पर सामान्य प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। फिर उसमें जो सामान्य जो चर्चा होती है, सामान्य चर्चा का जो समय होता है वो 2 से 3 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 2 से 3 दिन। अधिकतम 1 सप्ताह भी हो सकता है। कम से कम 2 से 3 दिन चर्चा हो सकती है, अधिकतम उसमें 1 सप्ताह से अधिक या 1 सप्ताह का भी समय लग सकता है। और फिर जो वित्त मंत्री होता है उन चर्चा में जो एक-एक जो प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों का क्या देता है? जवाब देता है। उन प्रश्नों की चर्चा पर क्या देता है? जवाब देता है। जवाब देने के बाद
फिर जो अगले होते हैं वो होती है अनुदान मांगों पर मतदान। अगला फिर उस पर क्या होता है, अगले जो चरण पहुंच जाता है अनुदान मांगों पर मतदान होता है। यानी एक एक विभाग की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होता है। अनुदान मांग का मतलब होता है एक एक विभाग की मांगों पर चर्चा और क्या होता है, मतदान होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष, सदन के जो लोकसभा का अध्यक्ष सदन के नेता से विचार विमर्श करने के बाद एक निश्चित अवधि तय करता है। जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सदन के नेता से एक निश्चित समय विचार विमर्श करने के लिए एक समय अवधि या समय निश्चित कर देता है, जिसमें अनुदान मांगों पर विचार विमर्श पूर्ण हो जाना चाहिए। यह सामान्य यह अवधि 26 दिन तक रहती है। उस पर अनुदान मांगों पर जो चर्चा होती है, जो मतदान की प्रक्रिया होती है, वो अवधि लगभग कितना होती है, 26 दिन। 26 दिन तक। और इसको इस अवधि को तय कौन करता है, स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है किससे, सदन के नेता से। सदन के नेता से विचार विमर्श करने के बाद एक समय निश्चित कर देता है। और इस पर जो सामान्य जो चर्चा होती है वो लगभग 26 दिन तक होती है। फिर प्रत्येक विभाग की अनुदान मांगों में एक प्रस्ताव के रूप में लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। लोकसभा के सामने क्या की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। इस तरीके से फिर होता है मतदान। फिर क्या होता है, मतदान। अनुदान मांगों पर 26 दिन तक बहस पर चर्चा, बहस या चर्चा होती है। बहस क्या होती है, चर्चा। और दिन निर्धारित दिन 5 बजे मतदान पर कार्य प्रारंभ हो जाता है। निर्धारित दिन के शाम को 5 बजे उस पर क्या हो जाती है, कार्य प्रारंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया में सभी विभागों की अनुदान मांगे गुजरती है। मतदान प्रक्रिया अगले जो प्रक्रिया चलती है, बजट पर सामान्य चर्चा होने के बाद अनुदान मांगों पर मतदान होता है। फिर इसके बाद जो यहाँ से चर्चा होने के बाद होता है मतदान। क्या होता है, मतदान। यानी 26 दिन के बाद फिर क्या होता है, मतदान। क्या होता है, मतदान होता है। और अनुदान मांगों पर 26 दिन तक बहस या चर्चा होती है। अनुदान मांगों पर 26 दिन तक चर्चा या बहस होती है। इसके बाद निर्धारित दिन के शाम को 5 बजे, निर्धारित दिन को शाम को 5 बजे ये मतदान का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। मतदान का कार्यक्रम क्या होता है, इसी प्रक्रिया में सभी विभागों के अनुदान मांगे गुजरती हैं। सभी विभागों के अनुदान मांगे गुजरती है और पूरी बहस के निर्धारित अंतिम दिन शेष बची सभी मांगों पर मतदान हो जाता है। और जो अंतिम दिन होता है बहस का, उस पर शाम के टाइम क्या हो जाता है, मतदान हो जाता है कि नहीं। फिर उस पर चर्चा हो जाती है। फिर होता है इसी तरीके से हमारे यहाँ पर ये होता है वित्तीय प्रणाली। अब बजट का क्रियान्वयन, जो तीसरी जो हमने बताई थी वो था बजट का क्रियान्वयन। यानी बजट को लागू कर, बजट पारित हो जाता है, मतदान करने के बाद बजट को पारित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। फिर उसको क्या किया जाता है, लागू। अब वो जो होता है बजट का क्रियान्वयन, जो तीसरा जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, बजट का क्रियान्वयन। और बजट का जो क्रियान्वयन होता है वो किस तरीके से होता है, आपको इसमें बताएंगे। बजट का क्रियान्वयन, बजट का क्रियान्वयन। बजट का क्रियान्वयन कैसे होता है, तो देखिए, विधायक संसद द्वारा पारित होने के बाद, संसद द्वारा बजट पारित होने के बाद सरकार को राजकोष से धन व्यय करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी संसद से बजट को स्वीकृति मिलने के बाद या संसद के द्वारा बजट को पारित होने के बाद सरकार को राजकोष से धन खर्च करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह अधिकार कई प्रकार के दिशा निर्देशों के अधीन रहता है। परंतु ये जो अधिकार है कई दिशा निर्देशों के अधीन रहता है। बजट अनुमानों के अनुसार आय व्यय करना आवश्यक होता है, खर्च करना। जो बजट है वो अनुमानों के अनुसार क्या करना पड़ता है, खर्च करना।
खर्च करना आवश्यक है, और जिसे निम्न अनुसार समझा सकते हैं। अब सबसे पहले होता है वित्तीय साधनों का एकत्रीकरण। वित्तीय साधनों का एकत्रीकरण। अब वित्तीय साधनों का एकत्रीकरण कैसे होता है? वित्तीय साधनों का एकत्रीकरण इसमें क्या आएगा? देखिए इसमें क्या होता है, किसी भी संगठन में खर्च करने से पूर्व आय का होना प्राथमिक आवश्यकता है। जैसे हम किसी भी मंत्रालय में, संगठन में कोई भी धन का खर्च करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम ये देखते हैं कि व्यय करने से पूर्व आय का होना प्राथमिक आवश्यकता होता है कि नहीं? वित्त अधिनियम के अंतर्गत वित्त नियमों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय या अन्य से उससे जुड़ी हुई कार्यकारी संगठन विभिन्न करों, शुल्कों, ऋणों के माध्यम से राजस्व एकत्रित करता है। यानी विभिन्न करों के द्वारा, शुल्कों के द्वारा, ऋणों के द्वारा के माध्यम से राजस्व एकत्रित शुरू करता है। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग, जो वित्त मंत्रालय का जो राजस्व विभाग है, जैसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या केंद्रीय सीमा शुल्क बोर्ड प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों को एकत्रित करवाने हेतु निर्देश एवं नियम प्रतिपादित करते हैं। भारत सरकार के अनुमानों में लगभग 1/3 राशि आंतरिक व विदेश से उधार आती है। इस तरह 2/3 जो आय होती है वो सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, निगम कर आदि तरीकों से जो राजस्व प्राप्त होता है, उस कर को एकत्रित करने का जो जिम्मेदारी होती है वो केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की होती है। इसकी होती है केंद्र सरकार व राजस्व सरकार की होती है। तो इसी तरीके से वित्तीय साधनों का एकत्रीकरण किया जाता है। फिर होता है एकत्रित कोषों का संरक्षण तथा वितरण। जो दूसरा होता है एकत्रित कोषों का संरक्षण व वितरण। अब इसी तरीके से संरक्षित और वितरण किया जाता है। ये देखिए, सरकार के नाम से या सरकारी नियमों के अंतर्गत समस्त शुल्क, कर व अन्य माध्यम से सरकारी धन का लेन देन होता रहता है। सरकारी धन का क्या होता रहता है? लेन देन। और वर्तमान में लगभग सभी संस्थाएं और कोष और तहसील स्तर पर होते हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा इसके सहायकों के द्वारा वित्तीय लेन देन करते हैं। राजकोष की व्यवस्था संचालन में RBI भी सहायता प्रदान करता है। राजकोष मुख्य 3 दायित्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 दायित्व होते हैं। और वह वित्तीय साधनों के गठन पर नियंत्रण, वित्तीय साधनों के गठन या अनियमितता पर नियंत्रण रखना, वित्तीय लेन देन को सुविधाजनक रूप से संचालित करना, और जो होता है तीसरा होता है सरकारी आय व्यय के लेखे का नियंत्रण रखना। इस तरीके से एकत्रित कोषों का संरक्षण व वितरण किया जाता है। अब आता है लेखा संधारण। अब क्या आता है? लेखा संधारण। और जो लेखा संधारण होता है वो किस तरीके से होता है, ये देखिए। जो तीसरा अगला जो बिंदु बनता है हमारा, वो बनता है लेखा संधारण। क्या बनता है? लेखा संधारण। तो देखिए, लेखा संधारण क्या होता है? लेखा संधारण, लेखा संधारण के अंतर्गत देखेंगे हम, देखिए कि प्रत्येक प्रशासनिक कार्यालय का ये दायित्व होता है। प्रत्येक प्रशासनिक कार्यालय का ये दायित्व या जिम्मेदारी होती है कि वे समस्त वित्तीय लेन देन का पूर्ण हिसाब किताब, प्रत्येक प्रशासनिक कार्यालय की ये जिम्मेदारी होती है कि वह समस्त वित्तीय लेन देन का हिसाब किताब रखे और इन लेखों में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाती है। उप राजकोष समस्त लेखों राजकोष इन्हें राज्य मुख्यालय तथा महालेखापाल के पास भिजवाता है। किसके पास भिजवाता है? महालेखापाल। यानी जो प्रत्येक विभाग होता है ये समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाती है
उप राजकोष समस्त लेके राजकोष इन्हें राज्य मुख्यालय महालेखापाल के पास भिजवाता है। इसमें संपूर्ण क्षेत्र के विभागों द्वारा किए जा रहे व्यय पर नियंत्रण रहता है। संपूर्ण विभागों द्वारा किए जा रहे क्या रहता है? व्यय रहता है। केंद्र में इस तरीके से लेखा संधारण कार्य संबंधित कार्यालय राजकोष, इसके बाद महालेखापाल के कार्यालय में रखा जाता है। जो हिसाब किताब है वो कहाँ रखता है? लेखा संधारण पहले संबंधित कार्यालय, किस विभाग ने कितना पैसा खर्च किया वो रखता है। दूसरा राजकोष, दूसरा उसका कौन रखता है? राजकोष रखता है। और तीसरा महालेखापाल के कार्यालय में रखा जाता है। लेखा संधारण में व्यय शीर्षों को छोटे शीर्ष, उपशीर्ष और बड़े शीर्ष में विभक्त किया जाता है। सरकारी आय व्यय का लेखा परीक्षण भी किया जाता है और यह 31 मार्च तक की स्वीकृति में कोई विभाग व्यय नहीं कर पाता है। इस तरीके से हमारे ये बजट निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और जो हमने इसको जो बांटा था वो 3 भागों में बांटा और वो जो तीनों भाग हैं उसके आपके हमने प्रक्रिया बता दी है। अब हम जो आपसे मुलाकात करेंगे जो अगले टॉपिक पर करेंगे, अगला वीडियो में अगले टॉपिक के माध्यम से करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।